सन 1864 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पेश की। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट यानी रोशनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये रोशनी वेव की तरह एक जगह से दूसरी जगह पे सफ़र करती है और ये रोशनी वेव की तरह ही बाहर की कायनात से या सूरज से हमारी ज़मीन तक पहुंचती है। रोशनी का इस तरह से वेव की तरह बिहेव करना और खला में वेव की तरह सफ़र करना उस वक़्त के लोगों के लिए इंतहाई नई बात थी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के मुताबिक रोशनी के इस तरह से वेव की तरह बिहेव करने के नतीजे में उस ज़माने के लोगों के लिए बहुत से नए सवालात पैदा हो गए। इन सवालात में सबसे अहम सवाल ये था कि रोशनी आखिर किस मीडियम के अंदर ट्रेवल करके खला से हमारे तक पहुंचती है, यानी सूरज और ज़मीन के दरमियान क्योंकि खला मौजूद है तो ये रोशनी किस मीडियम के थ्रू सफ़र करके सूरज से हमारे तक पहुंच सकती है। क्योंकि उस वक़्त के लोगों के मुताबिक उनकी इंफॉर्मेशन और उनकी साइंटिफिक नॉलेज के अकॉर्डिंग हर वेव को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए ज़रूरी है कि वो किसी मीडियम के थ्रू पास हो, किसी मीडियम के अंदर से गुजर के जाए और वो मीडियम उन वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का जरिया बने या उस वेव को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में मदद दे। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह आवाज की वेव्स एक जगह से दूसरी जगह हवा के जरिए पहुंचती हैं या पानी की सतह पे बनने वाली वेव्स जो हैं वो पानी का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं, तो उस वक्त के लोगों के साइंस इल्म के मुताबिक हर तरह की वेव को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए मीडियम के थ्रू पास होना, मीडियम के थ्रू गुजर के जाना जरूरी था। इस सवाल का जवाब देने के लिए उस वक्त के साइंसदानों ने बहुत सी थ्योरीज प्रोड्यूस की, बहुत सी थ्योरीज पेश की और उनमें सबसे नुमाया थ्योरी जो है वो ईथर थ्योरी कहलाती है। इस ईथर थ्योरी के अकॉर्डिंग स्पेस में और हर खाली जगह पे एक ना नजर आने वाला मीडियम मौजूद है जिसे ईथर कहा जाता है और रोशनी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअली इसी मीडियम का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं। ईथर थ्योरी के अकॉर्डिंग इस मीडियम ईथर के हकीकी होने के लिए इस मीडियम की इंतहाई अजीबो गरीब और गैर मामूली खसूसियात होना जरूरी थी। मिसाल के तौर पर इस ईथर थ्योरी के अकॉर्डिंग इस कायनात में हर खाली जगह के ऊपर ये ईथर मौजूद है। इसके अलावा ये ईथर इनविजिबल है, आम आंख से नजर नहीं आता। ये बेरंग है, इसका कोई टेस्ट नहीं और इसकी कोई अडोर यानी कोई स्मेल नहीं, कोई बू भी नहीं है। इसके अलावा ये मीडियम फिजिकली या केमिकली किसी दूसरी चीज के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। इसके अलावा ये अपने अंदर से गुजरने वाले मैस को डिस्टर्ब नहीं करता। इसके अलावा ये मीडियम इंतहाई कम डेंसिटी का हमल है और इस इंतहाई कम डेंसिटी के साथ साथ इस मीडियम की इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, जो कि ये दोनों बातें एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे के मुखालिफ हैं। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इससे अंदाजा लगाया गया कि इस मीडियम की इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। 1964 के बाद कई सालों तक इस मीडियम ईथर को डिटेक्ट करने के लिए या इसको समझने के लिए या इसकी वजाहत के लिए बहुत से लोग कोशिश करते रहे, लेकिन इस मीडियम ईथर को डिटेक्ट करने के लिए सबसे नुमाया काम मिचेलसन ने 1881 में किया। मिचेलसन कामयाबी से रोशनी की स्पीड फाइंड करने वाला पहला साइंसदान था जो कि आज की एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से सिर्फ 0.02% खराब थी या गलत थी। इस स्पीड ऑफ लाइट को फाइंड आउट करने के बाद मिचेलसन ने अपने जहन में अपना जो मिशन सेट किया वो इस ईथर मीडियम की डिटेक्शन था। इस मीडियम की डिटेक्शन के लिए इसने 1881 में एक डिवाइस इन्वेंट की जिसको मिचेलसन इंटरफेरोमीटर कहा जाता है और जर्मनी में 1881 में इस मिचेलसन इंटरफेरोमीटर की मदद से मिचेलसन ने इस मीडियम ईथर को डिटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो इन कोशिशों को अच्छे अंदाज में पब्लिश ना कर सका। इसके बाद के सालों में मिचेलसन अमेरिका शिफ्ट हो गया और वहां उसने एक दूसरे साइंसदान मॉर्ले के साथ मिलकर दोबारा 1887 में मिचेलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट किया। इस मिचेलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए पहले हम मिचेलसन इंटरफेरोमीटर को देखते हैं। ये मिचेलसन इंटरफेरोमीटर रोशनी के एक सोर्स पर मुश्तमिल है और इसका हार्ट, इसका मेन पार्ट जो है वो एक हाफ सिल्वर्ड मिरर है। हाफ सिल्वर्ड मिरर्स ऐसे मिरर्स को कहा जाता है जो अपने ऊपर गिरने वाली रोशनी का आधा हिस्सा तो रिफ्लेक्ट कर देते हैं और बाकी का आधा हिस्सा अपने अंदर से गुजरने देते हैं। इसके अलावा मिचेलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर दो फुली सिल्वर्ड मिरर्स एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पड़े होते हैं। एक को मिरर M1 और दूसरे मिरर को M2 कहते हैं। इसके अलावा मिचेलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर एक स्क्रीन भी होती है जो लाइट को डिटेक्ट करने या लाइट की दो रेज के दरमियान इंटरफेरेंस के नतीजे में बनने वाले पैटर्न को शो करने के लिए होती है। अब इस इंटरफेरोमीटर के अंदर जब भी रोशनी की एक रे उस
सोर्स से निकलकर हाफ सिल्वर्ड मिरर के ऊपर पड़ती है तो ये हाफ सिल्वर्ड मिरर उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक पार्ट रिफ्लेक्ट होके ऊपर वाले मिरर की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देता है, जबकि दूसरा पार्ट उस हाफ सिल्वर्ड मिरर के अंदर से गुजरकर सामने मौजूद मिरर की तरफ सफर करने लग जाता है। ये रोशनी के दोनों पार्ट्स, दोनों रेज अपने सामने मौजूद फुली सिल्वर्ड मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं और दोबारा ये हाफ सिल्वर्ड मिरर से टकराती हैं। इन दोनों रेज का आधा आधा हिस्सा स्क्रीन की तरफ मूव करने लगता है और अगर इन दोनों रेज के दरमियान थोड़ा सा भी पाथ डिफरेंस मौजूद होगा तो ये एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके एक डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस या डार्क और ब्राइट रिंग्स का एक पैटर्न बना देंगी। अब अगर हम इस मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर के दोनों मिरर्स में से किसी एक मिरर को भी थोड़ा सा मूव करवाएंगे, उसको हाफ सिल्वर्ड मिरर से दूर या करीब करें, तो दोनों सूरतों में वो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है उसकी पोजीशन, उसकी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि किसी भी मिरर का फासला कम या ज्यादा करने से उस मिरर से आने वाली रोशनी की रे का पाथ डिफरेंस जो है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका इंटरफेरेंस पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। अब इस इंस्ट्रूमेंट को ईथर मीडियम की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया। इस मीडियम की डिटेक्शन किस तरह से की जा सकती है, उसके लिए मिचेल्सन मॉर्ले ने एक्चुअली चेक किया कि क्या जमीन के ईथर के अंदर मूव करने की वजह से कोई ईथर विंड जनरेट हो रही है, क्योंकि जमीन हर वक्त सूरज के गिर्द मूव कर रही है, यानी वो हला के अंदर ईथर के अंदर मूव कर रही है। तो इस मूवमेंट की वजह से जमीन के किनारों पर या जमीन की सरफेस के ऊपर ईथर विंड जनरेट होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम बॉल को जब हवा में फेंकते हैं तो उस बॉल की साइड्स पे विंड जनरेट होती है, यानी वहां से हवा तेजी से गुजरती है। अब चूंकि ईथर थ्योरी के अकॉर्डिंग कायनात के हर कोने में ये ईथर मीडियम मौजूद है, तो जमीन के कायनात के अंदर मूव करने की वजह से इस जमीन की चारों साइडों पे या इसकी साइड्स पे ईथर विंड जनरेट होनी चाहिए। और क्योंकि रोशनी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसी ईथर के अंदर मूव करती हैं, तो उस ईथर विंड की वजह से रोशनी का सफर जो है वो भी मुतासर होना चाहिए। और इस मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर के अंदर रोशनी की जो रेज जमीन की मोशन के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करेंगी, उनको ईथर विंड का सामना करना पड़ेगा। या ईथर विंड की वजह से उस रोशनी की रेज की स्पीड ज्यादा हो जाएगी या वो कम हो जाएगी। लेकिन मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर के अंदर मौजूद तमाम रेज एक डायरेक्शन में जब मूव करती हैं तो उस डायरेक्शन के अपोजिट भी मूव करती हैं। अगर हम हाफ सिल्वर मिरर से पास होने वाली रे को चेक करें तो पहले वो सामने मौजूद मिरर की तरफ मूव करती है और फिर वहां से टकराकर वापस भी सफर करती है। और इन दोनों केसेस में ईथर विंड का असर जो है वो एक दूसरे से उल्टा होने की वजह से वो कैंसल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर हम मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर के अंदर एक दफा इंटरफेरेंस पैटर्न बना लेने के बाद कंडीशंस को सेम रखते हुए उसको रोटेट करें, उसको सारी तरफ में घुमा के देखें, तो जो वेव्स पहले ईथर वेव्स के परपेंडिकुलर थी वो ईथर वेव के पैरेलल और एंटी पैरेलल हो जाएंगी, और जो रेज पहले इस ईथर विंड के पैरेलल और एंटी पैरेलल थी वो ईथर विंड के परपेंडिकुलर चली जाएंगी। तो ईथर विंड के परपेंडिकुलर मौजूद रेज के ऊपर इस ईथर विंड का जरूर असर होना चाहिए और उस असर के नतीजे में नीचे मौजूद इंटरफेरेंस पैटर्न को चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन मिचेल्सन मॉर्ले ने यह ऑब्जर्व किया कि इस इंस्ट्रूमेंट को स्पेस के अंदर या जमीन की सतह के ऊपर किसी भी डायरेक्शन पर घुमाने से इस इंटरफेरेंस पैटर्न के ऊपर कोई असर नहीं आ रहा, यानी इस ईथर विंड नामी किसी चीज का कोई वजूद नहीं, यानी इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ईथर कोई वजूद नहीं रखता। और इस एक्सपेरिमेंट ने इस तरह से इस ईथर की मौजूदगी को डिनाई कर दिया। इसके बाद भी कई दफा मिचेल्सन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट किया गया है। रिसेंटली 2020 में अमेरिका में ही इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसकी एक्यूरेसी 10 की ताकत -17 के फैक्टर तक थी, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में भी ईथर को डिटेक्ट करने में कामयाबी नहीं हुई। इस मिचेल्सन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट ने जहां ईथर की मौजूदगी को डिनाई किया, वहीं साथ साथ एक और फैक्ट से पर्दा उठाया कि रोशनी की रफ्तार जो है वो जमीन के मूव करने के बावजूद तमाम इतराफ में एक जैसी रहती है। इस फैक्ट ने, इस राज ने बाद में आइंस्टाइन के जहन में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ख्याल पैदा किया और इसी ख्याल के नतीजे में आइंस्टाइन ने आखिरकार 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ओरिजिन या आगाज के बारे में वीडियो नीचे लिंक में मौजूद है, आप जरूर उसको देखें। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर इस टॉपिक के मतलब आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।